सामान्य आवर्तियाँ ज्ञात करने की व्यापक विश्लेषक विधि यानी जनरल एनालिटिकल मेथड टू डिटरमाइन नॉर्मल फ्रीक्वेंसीज हम आज पढ़ेंगे। कपल्ड ऑसिलेटर यानी युग्मित दोलक हम पढ़ रहे थे, उसमें हमने सामान्य विधाएं पढ़ी थी। अब सामान्य आवर्तियाँ ज्ञात करने के जो दूसरा तरीका है वो मैथमेटिकल एक तरह से प्रोसेस हुआ, उसमें फिजिक्स नहीं है, एक तरह से टोटली मैथमेटिक्स से हम भी इसको दोनों आवृत्तियां हैं वो हम ज्ञात कर सकते हैं। कैसे करेंगे? तो ये कह रहा है कि हमने देखा है कल जो परसों हमने जो पढ़ा था, ठीक है, 2 दिन में जो कपल्ड ऑसिलेटर का चैप्टर हमने कंप्लीट किया, तो कि जब कोई युग्मित निकाय किसी एक सामान्य विधा में गति करता है तो निकाय का प्रत्येक अवयव उस सामान्य विधा की आवृत्ति से ही कंपन करता है। इस तथ्य का उपयोग कर हम युग्मित निकाय की सामान्य विधाओं की विभिन्न आवृत्तियों तथा व्यष्टि दोलकों के आपेक्षिक आयाम ज्ञात कर सकते हैं, है ना। चित्र आपने 2.3 ये कह रहा है वो आपने देखा था, एक बार मैं आपको उसको फिर समझा दूँ। क्या था चित्र 2.3 में? हमें ये एक 2 पिंड थे, उन दोनों को डोरी से ऊपर लटका रखा है, ठीक है, दोनों सरल आवर्ती दोलक हैं। लेकिन यदि इन दोनों को एक स्प्रिंग से जोड़ दिया जाए, किससे जोड़ दिया जाए? स्प्रिंग से, ठीक है। फिर इसमें विस्थापन यदि x1 है और इसके साथ ये भी इधर खींचेगा, इसमें विस्थापन x2 है, तो इसकी गति की समीकरण हम लिखेंगे सरलावर्ती दोलक की जैसे होगी, इसकी भी होगी, ठीक है। फिर कैपिटल X आपने इसलिए x1 प्लस x2 ले लिया और कैपिटल Y वहाँ पे x1 माइनस x2 ले लिया था। दोनों ही करके हमने कैपिटल X और कैपिटल Y गति के समीकरण निकाले और उनकी आवृत्तियाँ निकाली थी, और ओमेगा 1 ओमेगा 2। तो ये तो समान कला के लिए था, ये विपरीत कला के लिए। उसी को यहाँ गणितीय रूप में हम यहाँ पे सिद्ध करके दिखाएंगे आपको। तो सरलता के लिए मान लीजिए कि दोनों जो समान दोलकों का एक युग्मित निकाय उसकी सामान्य विधा की आवृत्ति ओमेगा से दोलन कर रहा है, यानी दोनों सेम फ्रीक्वेंसी से कर रहे हैं। इस अवस्था में व्यष्टि दोलकों के गति समीकरण इस तरह से होंगे। दोनों का द्रव्यमान चूँकि समान है, तो प्रथम कण का जो विस्थापन है x1 है, तो उसकी जो गति की समीकरण है उसमें उसका तुरंत d2x/dt² d2x1/dt² प्लस mg x1/L प्लस k x1 प्लस x2 ये प्रथम के लिए हो जाएगा। इसी तरह से दूसरे कण का विस्थापन x2 है, तो उसकी गति का समीकरण ये हो जाएगा। वहाँ पे ये सब हम डायरेक्ट पहले युग्मित दोलक में पढ़ चुके हैं, उससे आगे हम आगे बढ़ेंगे। तो ये तो आपको दोनों समीकरण डायरेक्ट लेनी है। उसके बाद हमें इसकी आवृत्तियाँ जो निकालनी है उसके लिए क्या करेंगे, दोनों दोलकों की गति सरल आवृत्ति होगी तथा सामान्य विधा में प्रत्येक की आवृत्ति ओमेगा होने से उपरोक्त समीकरणों के हल मान लीजिए कि ये सरल आवृत्ति दोलक की तरह से तभी व्यवहार करेंगे जब इनके हल मान लिए। पहला समीकरण है तो x1 का विस्थापन है वो भी सरल आवर्त गति के हिसाब से a cos ओमेगा t, और x2 उसको भी b cos ओमेगा t, यानी उनके आयाम a और b हो गए। तो x1 और x2 के मान गति समीकरणों को 1 तथा 2 में इनको आप रख देंगे, ठीक है ना। ये समीकरण 1 है, ये समीकरण 2 है, इसमें ये 3 और 4 दोनों जा रहे हैं, यानी x1 और x2 के मान वहाँ रखेंगे हम। तो हमारे पास ये समीकरण आ जाएगा, पहला समीकरण ये आ जाएगा, यानी x1 था हमारे पास, ये यहाँ पे d2x1/dt² भी आ रहा है। तो x1 चूँकि हमारे पास है a cos ओमेगा t, dx1/dt लेंगे तो आपको पता ही है क्या आ जाएगा, cos ओमेगा t का माइनस ओमेगा साइन ओमेगा t हो जाएगा, और आगे ओमेगा। फिर एक बार और अवकलन करेंगे तो फिर ओमेगा स्क्वायर हो जाएगा, और साइन का फिर वापस कोस हो जाएगा, तो ओमेगा a² आ जाएगा, ठीक है ना। इसलिए यहाँ पे ये वापस ओमेगा स्क्वायर a आ रहा और cos ओमेगा t बाहर कॉमन ले लिया, क्योंकि x1 x2 इस में जो cos ओमेगा t वो यहाँ भी है, यहाँ भी है, तो दोनों x1 x2 में जो पद बचेंगे, एक में a और b, वो अंदर इस तरह से कॉमन लेने के बाद ये मध्ला कोष्ठक आ जाएगा। ये पहली समीकरण के लिए होगा। इसी तरह से हम दूसरी समीकरण में भी ये मान रखेंगे x1 x2 के, और यहाँ पे d2x2/dt² हो जाएगा, वो भी हम देखेंगे तो उसमें भी ओमेगा स्क्वायर आएगा, और ये पद बचले कोष्ठक वाला ये आ जाएगा। ये समीकरण 2 से आ जाएगा। तो उपरोक्त समीकरण जो आए हैं हमारे पास समय t के सब मानों के लिए यथार्थ है तथा cos ओमेगा t सदैव शून्य नहीं हो सकता। इन समीकरणों को हम देखें दोनों को, तो ये बड़ा कोष्ठक है इंटू cos ओमेगा t, इसमें भी बड़ा कोष्ठक इंटू cos ओमेगा t, तो ये दो गुणनफल का मान 0 है, तो या तो cos ओमेगा t 0 हो या ये बड़े कोष्ठक 0 हो। लेकिन ये कह रहा है t के सब मानों के लिए यथार्थ है, तो cos ओमेगा t सदैव शून्य नहीं हो सकता।
इसलिए इन दोनों समीकरणों की सत्यता के लिए क्या होना चाहिए, पहले ऊपर वाले समीकरण में मजला कोष्ठक यदि 0 करेंगे तो हमारे पास ये समीकरण आ जाएगी, और दूसरा करेंगे 0 तो ये समीकरण। तो ये दो समीकरण हमारे पास प्राप्त हो गए 5 और 6। ठीक है ना, इसको 5 कह रहे हैं, इसको 6 कह रहे हैं। इन समीकरणों का यदि योग करेंगे तो हमारे पास ये जुड़कर इन दोनों का मान ma प्लस एम भी हो जाएगा, और इसमें ये a वाले पद कट जाएंगे, और बाकी जो कटे बचेगा वो हमारे पास ये पद, फिर उनको कॉमन लेने के बाद g/l कॉमन आएगा और ये पद रह जाएगा। उपरोक्त संबंध की यथार्थता के लिए क्या होगा, a नॉट इक्वल टू माइनस बी होना चाहिए। अगर ये यहाँ कर देंगे तो ये दोनों पद कर जाएगा, 0 हो जाएगा। इसलिए ये प्रतिबंध के साथ इसको हम लिख सकते हैं, और तब हमारे पास ये जो ब्रैकेट वाला पद है वो 0 हो जाएगा। वो 0 करेंगे तो हमारे पास ओमेगा स्क्वायर इजिकल टू g/l, और तब ओमेगा अंडर रूट g/l के बराबर हो जाएगा, जो कि प्रथम सामान्य विधा की आवृत्ति होगी। समीकरण 5 और 6 का अंतर लेंगे तो हमारे पास ये ऊपर दोनों समीकरण थे, इन दोनों का अंतर लेंगे तो अगली वाली समीकरण ये आ जाएगी। और समीकरण 9 के अनुसार जब a इक्वल टू बी यानी a इक्वल टू बी नहीं होगा तब इसको 0 करेंगे अपन, वरना तो वो 0। तो इससे हमारे पास ओमेगा की मान ये आ जाएगा, ओमेगा इजिकल टू ओमेगा 0 स्क्वायर प्लस अंडर रूट 2 ओमेगा c स्क्वायर। तो यह दूसरी सामान्य विधा की आवृत्ति होगी। तो हमारे पास दो आवृत्तियाँ आ गई, एक तो ओमेगा इजिकल टू अंडर रूट g/l, और एक आ गई ओमेगा इजिकल टू अंडर रूट ओमेगा 0 स्क्वायर प्लस 2 ओमेगा j। तो ये दो विधाएं आ गई हमारे पास, प्रथम सामान्य विधा या दूसरी सामान्य विधा। अब दोनों में अंतर क्या है, ठीक है, वो देखने के लिए कह रहा है कि यह समीकरण 5 या 6 में रखने पर a और b का मान इक्वल टू b आ रहा था। दोनों दोलक समान आयाम से समान कला में दोलन करेंगे। ठीक है, यानी जब आप ओमेगा 0 स्क्वायर इजिकल टू g/l रखेंगे तो हमारे पास a इक्वल टू b आ रहा है। a क्या है, पहले कण का आयाम है, b दूसरे कण का आयाम है, तो दोनों समान कला में आएंगे। तो ये हमारे पास इस तरह से ये भी इधर गति करेगा और इधर गति करेगा, तो हम और दोनों का विस्थापन भी इस तरह से समान होगा, तो ये दोनों समान कला में कहलाएंगे। आयाम भी हम कह रहे हैं बराबर है। ठीक है, तो ये पहली वाली कंडीशन के लिए होगा। लेकिन यदि दूसरी विधा की आवृत्ति लें जो कि ओमेगा इजिकल टू अंडर रूट g/l प्लस 2k/m है, इसको मान 6, 5 और 6 में पर रखेंगे तो हमारे पास a माइनस ये यहाँ पे a प्लस b होना चाहिए था, तो उससे a इक्वल टू माइनस b आ जाएगा। क्या आ जाएगा, a इक्वल टू माइनस b, जो कि एक का आयाम दूसरे के ऋणात्मक के बराबर है, यानी दोनों का विस्थापन अलग अलग दिशा में होगा। तो हम कह सकते हैं दोनों विपरीत कला में समान आयाम से दोलित होंगे। तो उपरोक्त विधि का उपयोग कर, अब विपरीत कला का मतलब समझे आप, ये यहाँ पे है, ये यहाँ पे, तो ये या तो दोनों पास आएँ इधर या दोनों दूर जाएं, तो ये विपरीत कला हो गई। ठीक है, जैसा कि पहले आप कल परसों में आपको समझाया था वही चित्र है फिजिक्स का, लेकिन यहाँ गणितीय रूप से भी हमने सिद्ध कर लिया कि दोनों की कला स्थिति में दूसरी विधा के अंदर विपरीत कला में होंगे। तो उपरोक्त विधि का उपयोग कर समान लंबाई L परंतु भिन्न द्रव्यमान m1 तथा m2, अभी तो हमने समान द्रव्यमान लिए थे, लेकिन यदि दोनों के द्रव्यमान अलग अलग हों के युग्मित दोलकों के लिए भी हम सामान्य विधाएं प्राप्त कर सकते हैं, जिनके लिए आवृत्तियां निम्न होगी। ओमेगा 1 इजिकल टू ओमेगा 0, ये तो समान होगी, जो कि द्रव्यमान पर निर्भर नहीं होगी। लेकिन ओमेगा 2 है, उसके अंदर g/l प्लस जो कि m आ रहा था, वो वहाँ पे हमारे पास 1/m1 प्लस 1/m2 आ जाएगा। k/m जो आ रहा था, ठीक है ना, उसकी जगह m की जगह हमारे पास m1 m2 अपॉन m1 प्लस m2, ये सामान्य द्रव्यमान कहलाता है, वो स्थान ये ले लेगा। और इसको हम ओमेगा c डैश अगर लिख दें तो इसको ओमेगा 2 को इस रूप में भी लिख सकते हैं। और ये इस उसकी द्वितीय आवृत्ति सामान्य विधा 2 हो गई। ये पहली, और ये पहली तो नहीं बदली, लेकिन दूसरी का मान हमने देखा बदल गया। वहाँ पे क्या आ गया, ओमेगा c डैश आ गया, जो कि ओमेगा c डैश क्या है, k वहाँ 2m था, यहाँ m का स्थान 1/m1 प्लस m2 अंडर रूट है। इसके अतिरिक्त प्रथम विधा के लिए जब ओमेगा इजिकल टू ओमेगा 1 है और परंतु ओमेगा इजिकल टू ओमेगा 2 नहीं है, तो समीकरण 9 जो हमारे पास थी उसका उपयोग करेंगे हम यहाँ पे, और
a माइनस बी इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर, उसमें ये मान रख दिए। तो दूसरा पद शून्य नहीं है, अतः हमारे पास क्या होना चाहिए, पहला पद शून्य होना चाहिए, तो a इज इक्वल टू बी हो जाएगा। और इस तरह से x1 अपॉन x2 इज इक्वल टू a बाई बी इज इक्वल टू 1 हम कह सकते हैं। और द्वितीय विधा के लिए जब ओमेगा इज इक्वल टू ओमेगा 2 परंतु ओमेगा नॉट इक्वल टू ओमेगा 1, तो समीकरण 7 हम काम में लेंगे, तब हमारे पास ये प्रतिबंध आएगा। और m1 इज इक्वल टू m2b और x1 अपॉन x2 इज इक्वल टू a बाई बी इज इक्वल टू माइनस m2 अपॉन m1, इससे आ जाएगा। समान द्रव्यमान के दोलकों के लिए इस प्रथम विधा में a इज इक्वल टू b इज इक्वल टू स्मॉल a, तो x1 और x2 का मान ये आ जाएगा, तथा a इक्वल टू माइनस बी जब विपरीत कला में है उसको भी a लें तो इनके मान माइनस में आ जाएगा x2 का। और दोनों के हल इस तरह से आप निकाल सकते हैं। x1 इज इक्वल टू a कोस ओमेगा 1t प्लस a कोस ओमेगा 2, x2 इज इक्वल टू a कोस ओमेगा t माइनस 1। तो हम देख रहे हैं आपके एग्जाम में जो आता है वो समान द्रव्यमान का ही आता है, अलग अलग द्रव्यमान के लिए कंडीशन नहीं होती। लेकिन आगे आप कोई रिसर्च करें तो एक कल्पना के आधार पर इसने बता दिया कि अलग अलग द्रव्यमान हो तो भी हम गणितीय सहायता से उन दोनों का मान निकाल सकते हैं, तब उनका विस्थापन इस तरह से आएगा। धन्यवाद।